इसके एकेडमी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट की। और इस श्रृंखला का ये भाग तीसरा है, जिसके अंतर्गत हम आज प्राचीन काल के सभी प्रमुख बिंदुओं को कवर कर लेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन मंदिरों की, गुप्त काल की, संगम युग की, विदेशी यात्रियों की, गुप्तकालीन कर विभाग, भूमि के प्रकार और महत्वपूर्ण रचनाएं तथा राजाओं के प्रमुख अधिकारियों की, तथा अन्य जो फैक्ट आएंगे उन पर भी। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। पहला है गुप्तकालीन नाटक एवं नाटककार। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। पहला है मालविका अग्निमित्रम। ये कालिदास का है। इसका विषय है अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा पर आधारित है। विक्रम मौर्यवर्षियम, ये कालिदास की है। इसमें सम्राट पुरुरवा एवं उर्वशी अप्सरा की प्रणय कथा पर यह आधारित है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम। ये भी कालिदास का है। दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रणय कथा पर आधारित है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त है की रचनाएं हैं। मुद्रा राक्षस में जो है वो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया है। देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की ही है। इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शक राज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम, शूद्रक की है। और इसमें इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर, धूर्तदास आदि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है स्वप्न वासदत्त, ये भास की है। इसमें महाराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उदयन एवं वासवदत्त की प्रेम कथा का उल्लेख किस पुस्तक में है, तो स्वप्नवास दत्त में है और ये भास की है। नेक्स्ट है प्रतिज्ञा योगंधरायणम, ये भास की है। इसमें महाराज उदयन किस तरह योगंधरायण की सहायता से वासवदत्त को उज्जैनी से लेकर भागता है, उसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है चारुदत्त, ये भी भास का है। तो इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। राइट, तो आपके भास के 3 नाटक आपको याद रखने हैं: स्वप्नवासदत्त, प्रतिज्ञा योगधारायण और चारुदत्तम। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रांत। तो इसमें अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र जो क्षेत्र है वो है जूनागढ़ गुजरात में। पश्चिमी मालवा अवंती का है क्षेत्र। राइट, ये मैचिंग में आपको दिया जा सकता है। पूर्वी मालवा जो है वो एरन में है। तीर भुक्ति उत्तरी बिहार में पड़ता है। राइट, तो आपसे पूछा जा सकता है कि तीर भुक्ति किस क्षेत्र को कहते थे, तो उत्तरी बिहार को कहते थे। पुंड्रवर्धन किस क्षेत्र को कहते थे, तो पूर्व उत्तरी बंगाल को पुंड्रवर्धन कहते थे। वर्धमान किस क्षेत्र को कहा जाता था, उत्तरी बंगाल को वर्धमान कहा जाता था। और पूर्व उत्तरी बंगाल को पुंड्रवर्धन कहा जाता था। मगध को पश्चिमी बंगाल जो था उसे मगध कहते थे। राइट, अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन तकनीकी ग्रंथों की। जो चंद्र गोमिनी ने लिखा है चंद्र व्याकरण। राइट, अमर सिंह ने अमर कोश लिखी है। संस्कृत का ये एक प्रामाणिक कोश है। राइट, कामंदक ने लिखी है नीतिसार। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन सा ग्रंथ जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रभावित है, तो कामंदक का नीतिसार। नेक्स्ट है वात्स्यायन, तो कामसूत्र का है। तो उन्होंने कामसूत्र लिखी है, वात्स्यायन की रचना है। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुप्त वंश का अगर हम शासक देखें तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक शासन करते हैं। और 319 ईस्वी को जो है गुप्त वंश, गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है 335 से 375 तक रहते हैं। उसके बाद रामगुप्त आ जाते हैं, 375 ईस्वी तक ही रहते हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 375 से 414 ईस्वी तक रहते हैं। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय जो है 414 से 455 ईस्वी तक रहते हैं। और उसके बाद स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी तक रहते हैं। तो आपको ये क्रम याद रखना है, क्रम लगाने के लिए दिया जा सकता है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त की जो विजय अभियान है उनको देख लेते हैं। तो कई चरणों में इन्होंने विजय अभियान के हुए हैं, तो वो देखते हैं। प्रथम चरण में जो है उन्होंने आर्यवर्त या उत्तरी भारत के 9 शासकों, कितने 9 शासकों को पराजित कर, जिनमें अहिच्छत्र के अच्युत, चंपावती के नागसेन, विदिशा के गणपतिनाग प्रमुख थे। इन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये जो सब मिलाया था ये किस चरण में हुआ था, प्रथम चरण में। अब आइए देखते हैं द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में पंजाब के गणतंत्र जैसे अर्जुनायन, मालव, योधे, माडक, आभीर, काव, खरपरिक, सीमावर्ती राज्यों जैसे समतट, कामरूप, डव, नेपाल, कत्रीपुर को इन्होंने यहाँ पे अभियान किए। तीसरे चरण में
इन्होंने विंध्य क्षेत्र के आटविकों को पर अभियान किया था। जो आटविक थे, विंध्य क्षेत्र में रह रहे थे, उन पर इन्होंने तीसरे चरण में अभियान किया। और इम्पोर्टेंट है चतुर्थ चरण, क्योंकि इसमें पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के कुल कितने 12 राज्यों पर आक्रमण किया, अभियान किया। तो पहले में 9 राज्य पर अभियान किया और चतुर्थ में 12, राइट। तो 12 जो है ये हैं आपके रहे। कौशल शासक महेंद्र, कौराल का मंतराज, कोट्टूर का स्वामी दत्त, अवमुक्त का नीलराज, देवराष्ट्र का कुबेर, एरंडपल्ल का राजा दमन, राइट, कुस्थलपुर का धनंजय को पराजित किया। ऊपर जो है महाकांतर का व्याघ्रराज, पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, कांची का विष्णुगोप, वेगी का हस्तिवर्मन और देवराष्ट्र का कुबेर, राइट। तो इन लोगों को इन्होंने चतुर्थ चरण में पराजित किया। ये 12 राज्य थे इसमें। पंचम चरण में इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ विदेशी राज्यों को भी पराजित किया। ठीक है, आगे देखते हैं गुप्तकालीन अधिकारी एवं उनके विभाग। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप इनको याद रखिएगा। महाबलाधिकृत, तो ये जो था वो सेनापति था, तो बल की बात हो रही है तो उससे आप इसको मैच कर दीजिएगा। महादंड नायक, तो जो दंड देता है तो वो क्या कहलाता है, न्यायाधीश। संधि विग्रहिक, संधि विग्रहिक, युद्ध तथा संधि के विषयों से संबंधित विदेश मंत्री। तो संधि करता था विग्रहिक, तो विदेश मंत्री, राइट। तो आप इसको याद रखिएगा। दंडपाशिक, पुलिस विभाग को का जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको हम दंडपाशिक कहते थे। विनय स्थिति, शिक्षा तथा धर्म संबंधी मामलों का प्रधान होता था। भंडागाराधिकृत, लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। युक्त पुरुष, युद्ध में प्राप्त की गई संपत्ति का लेखा जोखा जो रखता था उसे युक्त पुरुष कहते थे। महाप्रतिहार, राजप्रसाद से संबंधित विषयों की देखरेख करने वाला अधिकारी। अग्रहारिक, दान विभाग का अधिकारी। यहाँ से हर एक जगह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इनको याद करते रहिए। और जब तक आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, मुझे लगता है कि आपको बार बार इनका रिवीजन करते रहना चाहिए ताकि आपसे यहाँ से क्वेश्चन गलत ना हो। अब है राजा के प्रमुख अधिकारी, जैसे हरिशेर। तो हरिशेर जो है समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक और महादंड नायक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हरिशेर किस राजा से के समय का है, या उसके दरबार का है, तो समुद्रगुप्त का है। वीरसेन जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रहक था। शिखर स्वामी जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। पृथ्वी शेर जो था वो कुमार गुप्त का मंत्री था। चक्रपालित स्कंदगुप्त का मंत्री था और पर्णदत्त स्कंदगुप्त के मंत्री थे। तो आप इनको याद रखिएगा, मैचिंग के लिए यहाँ से दिया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं गुप्तकालीन करों की। तो इसमें है बैस्ठिका। क्या है बैस्ठिका? जो एक बेगार कर था। भट्ट, पुलिस कर। तो भ्रष्ट, काफ़ी पुलिस जो होती है भ्रष्ट होती है, तो उस तरह से आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। प्रणय, तो प्रणय जो है ग्रामवासियों पर लगाया जाने वाला अनिवार्य कर था, ये प्रणय, राइट। चारासन, तो चारा से ही नाम आता है, चारागाह पर शुल्क। चाट, राइट, काफ़ी फेमस, चटोरे हो गए हो, तो मतलब सब कुछ उड़ा देना। तो यहाँ पे चोर आते थे, उड़ा देते थे। तो लुटेरों द्वारा उत्पीड़न से जो मुक्ति के लिए कर लगाया जाता था उसको चाट कर कहते थे। दशापराध, तो 10 अपराध करने के बाद जो उस पर एक दंड लगाया जाता था उसे दशापराध कहते थे। हल दंड, हल पर लगाया जाने वाला कर। भूतोवाद प्रत्यय, नशीली वस्तुओं पर कर जो लगता था उसे भूतोवाद। तो एक भूत, तो इससे आप एक नेगेटिव वर्ड्स कहीं ना कहीं है, तो उस तरह से आप इसको पकड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं भूमि के प्रकार। वास्तु, वास्तु मतलब वास करने योग्य जो भूमि होती थी उसे वास्तु कहते थे, राइट। क्षेत्र, तो खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहते थे। खिल, खिल मतलब नहीं जोती जाने वाली भूमि को खिल कहते थे। जो खेत भूमि थी जो जोती नहीं जाती थी उसे खिल। अपरहत, बिना जोती गई जंगल भूमि, बिना जोती गई जंगल भूमि। और औदक, दलदली भूमि को कहते थे। तो ये आपके भूमि के प्रकार हो गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो प्रमुख विदेशी यात्री आए हैं गुप्त काल में विजयनगर में। तो विजयनगर के प्रमुख जो विदेशी हैं उनकी बात करें। निकोली दी कोंटी, तो कोंटी है तो कोंटी से पढ़िए इटली, राइट। तो कोंटी इटली मैच कर जा रहा है, तो ये इटली का था। और ये आया कब था? ये देवराय प्रथम के काल में आया था अपनी पत्नी के साथ। और इसने नगर, शासक, सती, त्योहारों का वर्णन किया है। उसने विजयनगर का घेरा 60 मील बताया था। कितना? 60 मील, कि ये 60 मील में फैला हुआ है। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। यहाँ से अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको 2 टाइप से इस तरह से मिलेगा और 2 इस तरह से भी मिल जाएगा। तो जब भी राजा होगा तो द्वितीय होगा उसमें। अब्दुल रज्जाक तो देवराय द्वितीय, तो द्वितीय को पकड़िएगा आप, वहाँ पे एग्जाम में काफ़ी हद तक आप करेक्ट आंसर के पास पहुँच जाएंगे, राइट। तो ये अब्दुल रज्जाक तो जो है, तो यहाँ से रा से फिर आप देख सकते हो ईरान आ रहा है, राइट। तो ईरान,
और ईरान में भी ई पे एक मात्रा लगी है, अब्दुल रज्जाक पे भी एक ऊपर मात्रा लगी हुई है ई जैसी ही, तो आप वहाँ से भी इसको पकड़ सकते हो कि ये ईरान का है। कि शासक मिर्जा शाहरुख का दूत था, राइट। ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसने विजयनगर को संसार के श्रेष्ठतम नगरों में से एक माना और बताया कि इस शहर में एक एक के भीतर एक, इसमें 7 परकोटे हैं। कितने? 7। उसने सती प्रथा का जिक्र किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि विजयनगर में सती प्रथा का जिक्र किसने किया है, तो अब्दुल रज्जाक ने किया है। और बतलाया है कि राजा का खजाना पिघले हुए सोने से भरा था, राइट। नेक्स्ट है माहू आन। माहू आन चीनी यात्री है, तो वो 1451 ईस्वी में मल्लिकार्जुन के काल में विजयनगर में आया था। किसके काल में? मल्लिकार्जुन के काल में। नेक्स्ट है एडुआर्ड बारबोसा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी इसने। ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। उसके अनुसार किसी भी समुदाय का व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी भय के साथ कहीं भी आ जा सकता था। तो इसकी चर्चा की गई है, बारबोसा ने की कि कहीं भी आ जा सकते हो बिना किसी रोक टोक के। डोमिंगो पायस पुर्तगाली था, राइट। एवं कृष्णदेव राय के काल में आया था भारत विजयनगर साम्राज्य में। इसने कृष्णदेव राय को महान एवं न्यायप्रिय शासक तथा विजयनगर को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया। कृष्णदेव राय के शरीर एवं व्यक्तित्व का चित्रण किया है। इसने पशुबलि एवं न्यायंकर व्यवस्था का वर्णन किया है, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पशुबलि एवं न्यायंकर व्यवस्था है उसका वर्णन किसने किया है, तो डोमिंगो पायस ने किया है। नेक्स्ट है फर्नांडस नुनीज। कौन? नुनीज। ये पुर्तगाली था। ये घोड़ों का व्यापारी था। कौन था? व्यापारी था, जो अच्युत देवराय के समय में आया था। उसने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ फर्नास नुनीज में तत्कालीन विजयनगर सीजर फ्रेडरिक विजयनगर की अराजकता के माहौल एवं आंतरिक विद्रोह का वर्णन किया है। सती प्रथा, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा का वर्णन इसने भी किया है। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली यात्री था। इसने तालीकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर के विनाश का वर्णन किया है, राइट। तो ये थे आपके विदेशी यात्री, ये आप देख सकते हो। तो आप इनको याद रखिएगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाते रहे हैं और फिर भी संभावनाएं हमेशा बनी रहती है कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं। फिर से यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसमें कुछ नई रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ऋतु संहारम कालिदास की है। मेघदूतम कालिदास की है, काफ़ी फेमस रचनाएं हैं ये कालिदास की। कुमार संभवम, रघुवंशम। कालिदास की रचना के अंत में माँ, आधा माँ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी भी आती हैं बट अक्सर कालिदास की सभी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मुद्रा राक्षस, राइट। तो मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की है। इसको याद करने का एक ये है कि मान लो ये कोई राक्षस है, उसके बड़े बड़े दांत हैं। कितने? तो राक्षसों को अक्सर दिखाया जाता है कि उनके बड़े बड़े दांत होते हैं, तो दांतों की बात की जा रही है। तो मुद्रा राक्षस मतलब दत्त, दांत, राइट, विशाखदत्त। और उसी मुद्रा राक्षस की बात कर रहा है तो कहीं दूसरी जगह देवी चंद्रगुप्तम की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ देवी की बात कर रहे हैं, एक तरफ राक्षस की बात कर रहे हैं, और ये कौन कर रहे हैं? विशाखदत्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे माइंड में बैठा सकते हो। काव्य दर्शन की बात करें तो के डी पाठक याद कर लीजिए, तो के डी से आपका काव्य दर्शन और डी से दंडिन हो जाते हैं। 10 कुमार चरित तो डी डी नेशनल हो जाता है, 10 कुमार चरित दंडिन की हो जाती है, राइट। तो ये हो गया। स्वप्नवास दत्त भास की है, चारू दत्त भास की है, उरुभंग भास की है, राइट। कृतार्जुनियम भारवी की है। किसकी? भारवी की। नेक्स्ट है रावण वध। तो यहाँ पे आप भट्टी, अगर आप देख रहे हैं वर्ड तो भट्टी याद रखिए, आपको याद हो जाएगा रावण वध। रावण वध कैसे? भट्टी होती है, उसमें आग जल रही होती है, तो राम गए, रावण को मारा और भट्टी में झोंक दिया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। रावण वध करके रावण को कहाँ फेंक दिया था? भट्टी में। अमरकोश नाम से ही है अमर सिंह। चंद्र व्याकरण, चंद्र गोमिनी तो नाम में ही है। विशुद्धि मग, बुद्ध घोष। तो यहाँ पे शुद्धि आप वर्ड्स पकड़िएगा तो देखेंगे कि बुद्ध जो थे वो शुद्ध, कहीं ना कहीं शुद्धि और ज्ञान के लिए ही बाहर निकले थे। तो यहाँ से इस तरह से आप यहाँ पे मैच कर दीजिएगा। बृहत संहिता वराहमिहिर की है, राइट। तो 12 संख्या बड़ी है तो बृहत, और पंच सिद्धांतिका ये भी वराहमिहिर की है। तो जहाँ भी एक संख्या की बात टाइप से हो रही है तो वराहमिहिर टाइप आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे बृहत बड़ा, पंच तो ये करें 5 जो होते हैं वो बड़े अंक होते हैं। तो इस तरह से आप कहीं ना कहीं माइंड में कुछ बना सकते हो आप। इससे क्या होता है, एग्जाम में आपको याद आ जाता है। ब्रह्म सिद्धांत आप सबको पता है कि आर्यभट्ट का है। आर्यभट्टियम नाम में ही आर्यभट्ट का है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है। और न्यायावतार, राइट, तो ये सिद्धसेन का है। तो न्याय को सिद्ध करना पड़ता है, इसलिए आप
सिद्ध सेन ने इसको लिखा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हो कि न्याय को क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। पंचतंत्र काफ़ी फेमस है विष्णु शर्मा की। नीति शास्त्र कामंदक की है। किसकी है? कामंदक की। तो आप इसको याद कर कैसे कर सकते हो? इसको याद कर सकते हो कि नीति शास्त्र में कहीं ना कहीं काम करने के लिए बताया जाता है कि आप निष्ठा के साथ नीति के अंतर्गत रहते हुए किस तरह से काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से अगर माइंड में आप बैठाओगे तो आपको याद आ जाएगा। कामसूत्र, तो वात्सायन, वासनाएं और वात्सायन नाम मैच करता है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हो। योगाचार, योगाचार जो है वो असंग का है, राइट। किसका है? असंग। मृच्छकटिकम शूद्रक का है। किसका? शूद्रक का होता है। तो ये हो गया आपके। नेक्स्ट है गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कहीं पे भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है और मैचिंग के लिए भी आपको दिया जा सकता है। तो पहला है भूमरा, जो कि नागौर में है, राजस्थान में। ये एक शिव मंदिर है, राइट। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर है। दूसरा है तिगवा, कहाँ है ये? जबलपुर में। तो आप स्थान भी याद रखिए, भूमरा कहाँ पड़ेगा? नागौर में पड़ेगा। तिगवा कहाँ पड़ेगा? जबलपुर में पड़ेगा। और तिगवा जो है वो किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। तो विष्णु मंदिर है। देवगढ़ का झांसी, झांसी का देवगढ़ मंदिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दशावतार मंदिर है ये। तो ये भी मंदिर विष्णु को समर्पित है, तो विष्णु मंदिर है। शिरपुर, राइट। तो ये लक्ष्मण मंदिर है, शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो ये ईंटों का बना है, कानपुर में। उदयगिरी विदिशा उड़ीसा में है, राइट। विष्णु मंदिर है। भीतरगांव कानपुर का है, ईंटों का मंदिर है, राइट। सारनाथ धमेक स्तूप है, ईंटों का बना हुआ है। भित्री जो मंदिर है वो भी ईंटों का बना है, गाजीपुर में। खोह नागौद मध्य प्रदेश में है, ये एक शिव मंदिर है। तो ये आपके मंदिर थे गुप्तकालीन मंदिर, तो आप इनको याद रखिएगा, राइट। नेक्स्ट है गुप्तकालीन नाटक एवं नाटककार। तो ये अभी हम देख चुके हैं ऊपर। आगे चलते हैं। तो ये सब हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट ये आ जाता है गुप्तकालीन अभिलेख एवं उनके प्रवर्तक। तो ये आप बात करते हैं यहाँ पे। पहला है समुद्रगुप्त, राइट। तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है एरर प्रशस्ति, राइट। प्रयाग प्रशस्ति, गया ताम्र शासन लेख, नालंदा शासन लेख। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रयाग प्रशस्ति और एरन प्रशस्ति। एरन को आप याद रखिए, मैं प्रयाग प्रशस्ति को आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। प्रयाग मतलब जहाँ पे इलाहाबाद है, तो वहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है, राइट। तो संगम होता है तो एक तरह से वहाँ पे समुद्र की स्थिति बन जाती है। तो आप ये रखिए कि जहाँ गंगा और यमुना मिलते हैं तो वहाँ पे समुद्र टाइप का बन जाता है। तो आप उससे आप यहाँ पे मैच कर देंगे, प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो अभिलेख हैं उनसे संबंधित जो है वो है साची शिलालेख, उदयगिरी का प्रथम एवं द्वितीय शिलालेख, गुड़वा का प्रथम शिलालेख, मथुरा स्तंभ लेख, मेहरौली। आपका सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मेहरौली प्रशस्ति है, राइट। तो वो किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नेक्स्ट है कुमार गुप्त का। तो कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। गढ़वा का द्वितीय एवं तृतीय शिलालेख, विलक्षण का स्तंभ लेख, उदयगिरी का तृतीय गुहालेख, मानकुंवर का बुद्ध मूर्ति लेख, करमदंडा का लिंग लेख, धंधे का ताम्रलेख, किताईकुटी का ताम्रलेख, राइट। इसमें मंदसौर शिलालेख याद रखिए कुमार गुप्त का। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त, राइट। तो ये जूनागढ़ प्रशस्ति जो है वो है स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। भीतरी स्तंभलेख जो है ये आपसे काफ़ी पूछा जाता है। तो भीतरी जो है स्कंदगुप्त, तो यह है सुपिया स्तंभलेख, कहाव स्तंभलेख, इंदौर ताम्रलेख। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं वह है जूनागढ़ और भीतरी स्तंभलेख, राइट। बाकी आप इन्हें याद ना करें तो भी चलेगा, लेकिन आप दो मत भूलिएगा। नेक्स्ट है कुमारगुप्त द्वितीय। तो कुमारगुप्त द्वितीय का है सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, राइट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरगुप्त का बिहार स्तंभलेख, इतना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भानुगुप्त का आप याद रखिएगा, जो एरन स्तंभलेख है वो उसका संबंध भानुगुप्त से भी है, राइट। विष्णुगुप्त का पंचम दामोदर ताम्रलेख है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बुद्धगुप्त की अगर बात करें तो स्तंभलेख, एरन स्तंभलेख, राजघाट स्तंभलेख, पहाड़ ताम्रलेख, नंदपुर ताम्रलेख, चतुर्थ दोमोदर ताम्रलेख, राइट। बैलगुप्त का है टिपरा गुणे इत्थर ताम्रलेख, राइट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर का जो आपको याद रखने हैं, समुद्रगुप्त का याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय का याद रखना है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, राइट। तो कम से कम इतने तो आपको नहीं भूलने हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख रचनाओं की और उनके काल की। तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की है, अष्टाध्यायी। और इसको लिखा गया था 6ठी शताब्दी में। कभी कभी आपसे ये काल पूछ लिया जाता है कि किस शताब्दी में लिखी गई थी पुस्तक,
राइट। तो अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी थी 6वीं शताब्दी में। रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व, राइट। महाभारत को वेदव्यास ने लिखा था 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा था 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था मौर्य काल में, राइट। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था 2री शताब्दी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इसको याद रखिएगा। महाभाष्य ने पतंजलि को लिखा था 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। सहसारिका सूत्र ये नागार्जुन की है और ये कुषाण काल में लिखी गई थी, राइट। किसमें? कुषाण काल में। इससे पहले जब एक वीडियो था उसमें हमने देखा था इस काल के सभी जो प्रमुख विद्वान थे, तो उसमें नागार्जुन भी थे, तो अगर वो आपको याद है तो आप काल आराम से उनका निर्धारण कर सकते हो। बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष ने लिखी थी, राइट। और सौंदरानंद ने जो बुक थी वो भी अश्वघोष ने लिखी थी। अब इसको याद करने की एक ट्रिक है कि अश्व मतलब घोड़ा की सुंदर बुद्धि, तो अगर इतना आप याद रखते हो तो आप नहीं भूलोगे अश्वघोष की रचनाएं। कैसे? सुंदर तो सौंदरानंद बन जाता है, राइट। और बुद्धि से बुद्ध चरित बन जाता है और अश्व से अश्वघोष बन जाता है। तो ये भी जो पुस्तकें लिखी गई थी वो भी कुषाण काल में लिखी गई थी। नेक्स्ट है महाविभाषा शास्त्र, ये वसुमित्र ने लिखी थी कुषाण काल में। कब? कुषाण काल में, राइट। नेक्स्ट है स्वप्न वासदत्त भास की है, बता ही चुका हूँ, लेकिन काल आपके लिए इंपॉर्टेंट कभी कभी हो जाता है। तो गुप्त काल में 300 ईस्वी में लिखी गई थी। कामसूत्र को वात्स्यायन ने लिखा था गुप्त काल में 300 ईस्वी में। कुमार संभव कालिदास की रचना है जो गुप्त काल में लिखी गई थी। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की है जो गुप्त काल में लिखी गई थी। इसका मतलब कालिदास की जितनी भी रचनाएं होंगी वो गुप्त काल की ही होंगी, राइट। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे एक फैक्ट है, अश्वघोष ने कनिष्क की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्तेयर से की है। तो अगर आपकी बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कनिष्क की तुलना इन लोगों से की है, तो अश्वघोष ने की है। या अश्वघोष ने कनिष्क की तुलना किससे की है, तो मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्तेयर से की है। नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं यहाँ पर रचनाएं। बार बार रचनाएं आपको देखने को मिल रही हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको याद रखिएगा। और इसमें भी आपको कुछ नई रचनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे विक्रम मौर्यवर्षियम कालिदास की है, मेघदूतम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है। ये रचनाएं लिखी गई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। कब? गुप्त काल में, राइट। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की है, गुप्त काल में लिखी गई थी। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की है, गुप्त काल में लिखी गई थी, राइट। मृच्छकटिकम हम बात कर चुके हैं, शूद्रक की है, गुप्त काल में लिखी गई थी। सूर्य सिद्धांत, इसमें पृथ्वी घूमती है इसका वर्णन बताया गया था सूर्य सिद्धांत में, आर्यभट्ट ने लिखा है गुप्त काल में, राइट। और इसमें दशमलव जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने दशमलव प्रणाली का जो स्थानिक मान है, दशमलव का स्थानिक मान उन्होंने ही दिया था, और पृथ्वी की परिधि को भी जो नापा था वो आर्यभट्ट ने नापा था, राइट। नेक्स्ट है बृहत संहिता, वराहमिहिर की है, और इन्हीं की और रचना है पंच सिद्धांतिका और बृहद जातक। क्या? बृहद जातक। तो बृहद जातक और पंच सिद्धांतिका किसकी हैं? वराहमिहिर की हैं, और इन्होंने गुप्त काल में इसकी रचना की थी। अब बात करते हैं कथा सरिता सागर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपकी बुक। याद कैसे करना है? अगर आप सागर पकड़ेंगे, सागर, तो आपको याद हो जाएगा। सागर से जो भगवान थे उन्होंने क्या निकाला था? सोमरस निकाला और पिया था। तो सोमरस सागर से निकाला था, तो अगर इतना आप इस तरह से माइंड में एक स्टोरी बिठा लेते हो तो आपको ये याद रहेगा। तो सोमदेव की हो जाएगी, सोमरस एंड सागर। कब लिखी गई थी? गुप्त काल में। अभिधम्म कोश, क्या? अभिधम्म कोश वसुबंधु की है, 400 ईस्वी में लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस बता चुका हूँ, विशाखदत्त की है, 5वीं शताब्दी में। अगर शताब्दी पूछता है तो 5वीं शताब्दी है। रावण वध जो है वो भट्टी की है, उसको भी 5वीं शताब्दी में लिखा गया था। आपके लिए ये यहाँ पे नया पॉइंट है कि किस शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी। कीर्तार्जुनियम जो है वो 12वीं की है, और 600 ईस्वी में इन्होंने इसको रचना की थी। दश कुमार चरित जो है वो दांडी की है, 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। हर्ष चरित बाणभट्ट की है, राइट। इसकी भी रचना 7वीं शताब्दी में की गई थी। वाशव दत्त जो है सुबंधु की है, 7वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। यहाँ पे एक आप ट्रिक है, बहक, तो गाना है बहका में बहका, तो उससे आप बहक याद कर सकते हो। तो बहक से अगर आप बहक ट्रिक याद रखते हो तो बाणभट्ट की आपकी 2 रचनाएं याद हो जाएंगी। तो बा से हो जाता है बाणभट्ट, हा से हो जाता है आपका हर्षचरित, और का से हो जाता है कादम्बरी, राइट। तो आपको ये रचनाएं आसानी से याद रहेंगी। इससे क्या होता है कि अगर आपको 2-3 याद हैं तो आप ये समझ के चलो कि आप कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा करने की हालत में आ जाते हैं। अगर आपको एक भी नहीं याद है उससे ज़्यादा तो अच्छा होता है कि कुछ तो याद रहनी चाहिए आपको, राइट। वाशव दत्ता सुबंधु की है, राइट। इसकी है सुबंधु की। नागानंद, तो नागानंद रचना है वो हर्षवर्धन की है,
इनके लिए एक ट्रिक है रन अप। क्या? रन अप। तो अगर आप हर्षवर्धन की 3 रचनाएं हैं उनको याद रखना चाहते हैं तो आपको ये रन अप याद रखना है। रा से हो जाता है आपका रत्नावली, ना से नागानंद और पा से प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तकें जो हैं वो हर्षवर्धन ने लिखी थी। किस समय में? 7वीं शताब्दी में। कब? 7वीं शताब्दी में। तो आपको रन अप याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्जाम हो। मालती माधव, ये भवभूति की है, राइट। मालती और माधव एक दूसरे के वशीभूत हो जाते हैं, उस पर इन्होंने इसकी रचना लिखी है 8वीं शताब्दी में। पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज रासो नहीं, पृथ्वीराज विजय की रचना जो की थी वो की है जयानक ने। कब की थी? 9वीं शताब्दी में की थी। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर ने की है। काव्य मीमांसा की रचना राजशेखर ने की है। कब की है? 10वीं शताब्दी में की है, राइट। तो कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, ये दोनों राजशेखर की रचनाएं हैं। नव सहंसांक चरित पदम गुप्त की है, 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखी है। शब्दानुशासन राजा भोज की है, 11वीं शताब्दी में लिखी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र। अब यहाँ पे आप कैसे याद कर सकते हो इसको? बृहत कथा की बात कर रहा है, तो कोई है जो बहुत लंबी कथा आपको सुना रहा है जबरदस्ती बिठा के, आप थक गए, गुस्सा हो गए, तो उसके बाद में वो क्या मांग रहा है? क्षमा मांग रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। क्षेमेंद्र की है। नेश धरित नेश नेषद चरितम, नेषद चरितम, ये किसकी है? श्री हर्ष की है। तो यहाँ पे हर्ष की बात हो रहा है, हर्ष उल्लास की बात हो रहा है। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब नेषद चरितम का पाठ हो रहा है तो हंसना मना है, निषेध है। तो क्या है? हंसना निषेध है। ये वर्ड आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पे आराम से मैच कर दोगे। तो श्री हर्ष की है नेषद चरितम। कब लिखी गई थी? 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। विक्रमांक देव चरितम किसकी है? विल्हड़ की है। विल्हड़ की 11वीं शताब्दी में लिखी है। कुमारपाल चरितम हेमचंद्र की है। कब लिखी गई? 11वीं शताब्दी में लिखी गई। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भूलना ही नहीं है। जयदेव की है, राइट। तो जब भी गीत गाया जाता है देवों के लिए तो जय जयकार का कहीं ना कहीं नारा लगाया जाता है। और ये जो था वो लक्ष्मण सेन के समय था, राइट। और ये लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में, राइट। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना चंद्रप्रदायी ने 12वीं शताब्दी में की थी। राज तरंगड़ी की रचना कल्हड़ ने की थी। कश्मीर का इतिहास इसमें लिखा गया है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 12वीं शताब्दी की है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रसमाला। तो रस की बात कर रहा है और सोम की बात कर रहा है। तो रस और सोम एक जैसे शब्द आ जाते हैं, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। 13वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। शिशुपाल वध माघ ने इसकी रचना की थी 14वीं शताब्दी में, 14वीं ईस्वी में, राइट। नेक्स्ट है संगम युग। अब अगर हम संगम युग की बात करें तो इसमें जो संगीतियाँ हुई थी, तो प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, तो 3 संगम हुए थे। पहला जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। कौन थे? अगस्त्य ऋषि। पहले और दूसरे में अगस्त्य ऋषि ही रहते हैं। ये तीनों की तीनों जो हुई थी संगम हुए हैं वो पांड्य शासकों के समय हुए हैं। स्थल आपके यहाँ पे बदल जाते हैं। पहले मदुरई होता है, उसके बाद कपाटपुरम हो जाता है, फिर उत्तरी मदुरा हो जाता है। तो मदुरा 2 बार में आ जाता है, या मदुरई, राइट। तो मदुरई में हुआ था। तो प्रथम जो है उसके अध्यक्ष हैं अगस्त्य ऋषि। दूसरे हैं तोलक पियर, संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो अगस्त्य ऋषि ही थे यहाँ पे। और तृतीय में जो है वो नक्कीरर आ जाते हैं। कौन? नक्कीरर। बाकी आपसे बता ही चुका हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है संगम युग साहित्य एवं रचना। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जटिल है, इनको हम टिक थोड़ा लगा के यहाँ पे याद कर लेंगे। तोलक्का पियम, तो नाम में ही है, आप सेम याद कर सकते हो। तोलक्का पियर की है, जैसा बुक ग्रंथ है वैसे ही नाम इनका रचनाकार का नाम है। नेक्स्ट है शिलप्पाधिकारम। ये थोड़ा अलग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इलांगो आदिगल। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो दिल टाइप का, इलांगो आदिगल, क्या? दिल, दिल। तो आप दी और ला मिल जाएगा, का अगर हटा दे तो दिल बन जाता है। तो शिल्पा का दिल, किसका? शिल्पा का दिल। अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो आप एग्जाम में इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट है मणि मेखले। क्या? मणि मेखले। तो मणि जो होती हैं वो 70 मणि। कितनी मणि? 70 मणि। तो हमें कितनी मणि चाहिए? 70 मणि चाहिए। तो इस तरह से अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा, भूलेंगे नहीं। तो ये है शीतले सत्यनार की जीवक चिंतामणि। क्या? जीवक चिंतामणि। ये है तिरुंतक देवर। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देवर की, तो देवर जो है, तो देवर की चिंता क्या कर रहा है? देवर क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लगा दीजिए, देवर चिंता कर रहा है, तो आप यहाँ पे इसको मैच कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है कुरल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। यह है तिरुवल्लुवर की। किसकी? तिरुवल्लुवर की। अब यहाँ पे वर की बात कर रहा है, तो कहाँ का वर? केरल का वर, केरल का वर। आप अगर ये वर्ड याद रखेंगे तो वहाँ पे आराम से आपको याद आ जाएगा। पुत्तु पत्तू,
ये 10 गीतों का संग्रह है। परित्रपत्तु चेर शासकों के शौर्य का विवरण मिलता है इसमें। एत्तु तोके 8 गीतों का संग्रह है। अहनानूर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रुद्र शर्मन की है, राइट। तो रुद्र नूर, रुद्र को लिखा है किसने? नूर ने। और मरूख पदाए तो ये है नकीरर की, नेकर पहन मरूंगा। अगर ये आप इस तरह से याद करते हो फनी भी हो जाता है थोड़ा। अब बात करते हैं संगमकालीन प्रमुख नगरों की। तो इसमें पहला है पुहार, ये प्रसिद्ध बंदरगाह तथा समुद्र तटीय राजधानी है किसकी? चोलों की। दूसरा है उरेयूर, ये चोलों की द्वीपीय राजधानी है और सूती कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र है, राइट। ये आपसे यहाँ पे मैचिंग के लिए दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? एक तरफ आपका राज्य होगा, राइट, दूसरा नगर होगा कि ये किस में है, तो इसकी मैचिंग कीजिए। तो पुहार दे देगा, एक तरफ चोल दे देगा, पांडे दे देगा, फिर आपको इस तरह से मैचिंग के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट है कोरकाई, पांड्यों की राजधानी है, तटीय राजधानी है। चौथा है मदुरई, पांड्यों की राजधानी है। वांजी या उरेयूर या मरंदई तो ये चेरों की राजधानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कांची, पल्लवों की राजधानी है। किसकी है? पल्लवों की राजधानी। जो सातवां है वह है मुशरी या मुजरिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेरों का ये बंदरगाह है। किसका? चेरों का, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय दर्शन एवं उनके प्रवर्तकों की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारवाक जो है वो चारवाक का ही है, नाम में ही आ जाता है। सांख्य जो है वो कपिल का है, राइट, इसका कपिल का। योग जो है आप नाम से ही आ जाता है, पतंजलि का। न्याय तो गौतम बुद्ध जो थे वो काफ़ी न्यायप्रिय थे, इस तरह से याद कर सकते हो। वैशेषिक कणांत का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है। अ, दूसरा है उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मतलब होता है बाद, राइट, तो बाद उसी से आ जाता है बादरायण, तो आपको ये ऐसे याद रहेगा। इस तरह से आप ट्रिक बना के याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें शैली, विशेषताएं और उदाहरण। तो पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली। विशेषताएं इसकी क्या होती हैं? स्तंभ होता है व मंडप होता है का प्रयोग किया जाता है इसमें। सादगी ये एक तरह से मंदिरों के जो शैलियाँ होती हैं उनकी बात कर रहा है, राइट। स्तंभ युक्त कक्ष होते हैं इसमें। और उदाहरण जैसे दालवनूर, तिरुचिनापल्ली, पल्लवरम से प्राप्त मंदिर। नेक्स्ट है मामल्ल शैली या नरसिंह वर्मन, इसमें मंडप एवं रथ का प्रयोग होता है। पैगोड़ा, वराह मंदिर, महिष मंदिर। नेक्स्ट है राजसिंह शैली, इसमें स्वतंत्र रूप से मंदिर निर्माण किया जाता है, शिखर पाए जाते हैं, गोपुरम का निर्माण होता है। इसकी विशेषता है महाबलीपुरम, उदाहरण जो है वो है महाबलीपुरम का तटी, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, राइट, बैकुंठ का पेरुमल मंदिर। तो ये आपके राजसिंह शैली के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है नंदीवर्मन शैली, ये छोटा छोटा आकार का बना होता है, कोई नवीनता इसमें नहीं होती है। ये जैसे कि एग्जांपल है मुक्तेश्वर मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर, राइट। तो ये आपकी मंदिरों की शैली हो गई हैं। आगे चलते हैं, अंतिम है विदेशियों की प्रमुख रचनाएं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज यूनानी है और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ह्यूली चीन का था, लाइफ ऑफ ह्वेनसोंग ने लिखी थी, लाइफ ऑफ ह्वेनसोंग इसने पुस्तक लिखी है। टोलेमी यूनान से आया हुआ था और इसकी पुस्तक था नेचुरल हिस्टोरिका, राइट। इत्सिंग, तो इत्सिंग जो है वो चीनी यात्री है और इसकी पुस्तक है ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडियाज एंड मलाया, राइट। नेक्स्ट एक काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, एक अज्ञात नाविक है, मतलब इसका नाम नहीं पता है और ये यूनान से था, तो इसने पुस्तक लिखी थी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, राइट, यूनान या मिस्र से आया था। नेक्स्ट है ह्वेनसोंग, और तो इनकी पुस्तक है एसे ऑन वेस्टर्न और ये चीन का था। आपको इसको याद कैसे करना है? तो एक ऐसे है जिसको ह्वेनसोंग ने क्या किया, गाकर सुनाया था, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ऐसे को क्या गया, गाकर, सॉन्ग के रूप में, गाने के रूप में। फाहियान, तो इसमें यान आ रहा है, तो यान पर इन्होंने क्या बनाया, रिकॉर्ड बनाया, तो इस तरह से इनकी पुस्तक याद हो जाएगी। तो चीन से आए हुए थे और इनकी पुस्तक थी ये रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट वर्ल्ड कंट्रीज, राइट। तो ये आपकी प्रमुख विदेशी यात्री थे और उनके देश और रचनाएं थी। ये आपसे कहीं से भी मैचिंग के लिए दिया जा सकता है, पुस्तक पूछी जा सकती है, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, हमेशा बनते हैं, हर एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप इनको बार बार रिवीजन करते रहिए। तो ये आपका प्राचीन जो भारत था वो कंप्लीट होता है। अगली बार हम मध्य भारत में एंटर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।